अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में से रिनाइसेंस पीरियड। रिनाइसा क्या होता है? रिनाइसा जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज से ये वर्ड लिया गया है। रिनाइसा का मतलब है रीबर्थ, रिवाइवल, मतलब किसी चीज का दोबारा से जाग उठना, किसी चीज में तब्दीली आना। ये पीरियड जो है वो 1500 से स्टार्ट होता है और इसका इन्फ्लुएंस जो है वो 1600 तक रहता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट एज है इंग्लिश लिटरेचर की। इसे गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है और इसे लॉन्गेस्ट एज ऑफ हिस्ट्री भी के नाम से भी याद किया जाता है। रिनाइसा का अगर मैं इंट्रोडक्शन करवाऊँ तो ये एक ऐसा पीरियड है जो कि एंशियंट और मॉडर्न टाइम पीरियड के दरमियान में एक ब्रिज माना जाता है। अ ब्रिज बिटवीन एंशियंट एंड मॉडर्न पीरियड, क्योंकि ये एंशियंट और मॉडर्न पीरियड को कनेक्ट करता है। स्टूडेंट्स, रिनाइसा पीरियड जो है ये आफ्टर डार्क एजेस आया था। वो कैसे? जो इससे पहले एक टाइम पीरियड आया था मिडीवल टाइम पीरियड, उसको डार्क एजेस का नाम दिया गया है। क्योंकि उसको डार्क एजेस क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें वार हुई थी, बहुत ज़्यादा वार्स हुई थी, इग्नोरेंस दिखाई गई थी, ब्लैक डेथ हुई थी, और लिटरेचर और साथ साथ जो वो था कल्चर था उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई थी। उस वक्त उस पीरियड में सारा जो कंट्रोल था वो पोप, चर्च और नोबेलिटी के हाथ में था। मतलब ये था कि जो बात चर्च कहेगा, पोप कहेगा, वही ठीक होगी, वही मानी जाएगी। उस एज में सारा का सारा नॉलेज जो था वो अथॉरिटी बेस्ड था, जिसके ऊपर कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता था। और जो अथॉरिटी जो बाइबल और एरिस्टोटल ने कह दिया ना, बस उसी को ठीक माना जाता था। उस वक्त एक्सपेरिमेंट जो किए जाते थे डार्क एजेस में, उसको डिसलाइक किया जाता था, क्योंकि उनका ख्याल था कि एक्सपेरिमेंट जो हैं वो लोगों को गलत रास्ते की तरफ ले जाते हैं, एरर्स की तरफ ले जाते हैं। और एरर्स की तरफ ले जाते हैं तो एरर्स जो हैं वो लोगों को सिंस की तरफ ले जाते हैं, और सिंस से क्या होता है? लाइफ डिस्ट्रॉयड हो जाती है, ये उनका मानना था। तो इसलिए इसको डार्क एजेस का नाम दिया गया, क्योंकि उसमें ना आर्ट, ना कल्चर और ना लिटरेचर में कोई ग्रोथ हुई थी। बहुत कम काम हुआ था उस टाइम के ऊपर। इसके बाद जो डार्क एजेस है उसके बाद हमारे पास रिनाइसा एज आ जाती है। रिवाइवल, रीबर्थ है जिसका मतलब। इसने डार्क एज को ख़त्म करके लोगों के दरमियान एक नया जज्बा पैदा किया। फिर लोगों को ये क्रिएटिव प्रोडक्शन की तरफ जो है वो लोग आए थे। इसके बाद इससे क्या हुआ था? जो सोसाइटी और कल्चर जो थी, जो पहले ग्रोथ नहीं कर रही थी, उसमें डेवलपमेंट होने लगी। और फिर क्या हुआ? फिर सोसाइटी के अंदर मॉडर्निटी आ गई, इसलिए इसको मॉडर्न और एंशियंट पीरियड के दरमियान जो है वो क्या एक ब्रिज माना जाता है। अगर अब हम इस पीरियड की बात करें कि ये शुरू कहाँ से हुई थी, ये 15th सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी और 1600 तक ये चली थी ये मूवमेंट। ठीक है, ये मूवमेंट जो है इटली से स्टार्ट हुई थी और इंग्लैंड में ये बाद में आई थी। कैसे आई थी वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। इस टाइम पीरियड में इटली के अंदर बहुत से क्रिएटिव वर्क हुए थे। वो जो वहाँ के जो लोग थे वो अपना पास्ट पढ़ना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर। जब उन्होंने इन ग्रीक और रोमन लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया, उसकी वजह से उनके अंदर लिटरेचर का जज्बा पैदा हुआ। तो फिर उन्होंने नई से नई चीज़ें प्रोड्यूस की। तो क्या हुआ कि रिवाइवल हो गई, रीबर्थ हो गई। जो लोग पास्ट में काम नहीं कर रहे थे, जो सोए हुए थे, मीन्स के कोई काम कर ही नहीं रहे थे, वो दोबारा जाग उठे। वो उनमें काम करने की, न्यू न्यू चीज़ें इन्वेंट करने की उमंग पैदा हो गई। वो लोग जाग गए। इस एज के अंदर ह्यूमनिज्म की मूवमेंट भी इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसका मेन पर्पज़ ये था कि जो मैन है वो ही जो है वो एक
मैन है वही सेंट्रल इंटरेस्ट है, उसको ही बेस बना के उन्होंने क्या किया था, काम करना शुरू किया था। उन्होंने कहा जो मैन है ना वही मैन को ही सेंट्रल इंटरेस्ट रखा जाए, उसी को बेस बनाई जाए, ना कि गॉड को। तो बेसिकली जो ह्यूमनिज्म है उसमें ह्यूमन जो है वो मेन इंटरेस्ट बन गया था। ये कहते थे कि मैन इज रिस्पॉन्सिबल, हर चीज के लिए मैन खुद रिस्पॉन्सिबल है, ना कि गॉड। तो ये एक लिबरल मूवमेंट भी था। तो इसमें ह्यूमनिज्म का फोकस था वो इस चीज पर था कि जो आप दुनिया की लाइफ गुजार रहे हो, आप उसी को इम्पोर्टेंस दो, ना कि इंटरनल लाइफ को। और इस एज को क्रिएटिव पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि हर चीज़ में चेंज आ गया था। लोगों में इल्म सीखने का जज्बा पैदा हो गया था। हर चीज़ कल्चरल, इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिक्स सब में चेंज आ गया था। इस चेंज की वजह से ये लिटरेचर पीरियड भी कहलाया गया। इस पीरियड में एक न्यू वर्ल्ड व्यू आ गया था, और वो क्या था कि तरक्की का जो वो कहते थे कि जो नॉलेज हो ना वो सिर्फ थियोलॉजी बेस ना हो, उसमें वर्ल्डली बेस हो, वर्ल्डली बेस भी हो, वर्ल्डली बेस्ड भी हो। उसमें क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि दुनिया का इल्म भी जो है वो हमारे पास होना चाहिए। इस पीरियड में इंडिविजुअल अचीवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा की गई कि इंसान बेहतर से बेहतरीन बन सकता है। कहते हैं इंसान बेहतर से बेहतरीन बन सकता है। वो कैसे बन सकता है कि अगर इंसान मेहनत करे और मुख्तलिफ चीज़ों को वक्त दे तो वो बेहतर से बेहतर हो सकता है। इस एज के अंदर स्पिरिट ऑफ एडवेंचर भी दिखाया जाता है। जैसे 1492 में जो कोलंबस था उसने अमेरिका को डिस्कवर किया था। हालांकि अमेरिका ऑलरेडी डिस्कवर था, वहाँ पहले से इंडियंस रह रहे थे, लेकिन जब लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पर पहले से इंडियंस रह रहे हैं। लेकिन खैर इन्होंने जो कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया था वो कोई और ही अमेरिका था। ठीक है, इसके अलावा जो कोलंबस की डिस्कवरी के बाद जो इम्पोर्टेंट फिगर आ जाता है उस टाइम पीरियड के अंदर, जो एक फिलोसफर है कोपरनिकस। इन्होंने एक बुक लिखी थी 1530 में, ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ हेवनली स्फीयर। इन्होंने जो बुक लिखी थी उनका जो टाइटल था रेवोल्यूशन, वहाँ से लोगों ने ये रेवोल्यूशन का वर्ड उठाया, और जहाँ भी रेवोल्यूशन की बात होती थी तो लोगों ने इस वर्ड को यूज़ करना शुरू किया। अब किस वजह से ये रेनेसां मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, इनकी रीजंस क्या थी? तो नंबर 1 है मर्चेंट क्लास प्लस ट्रेडर्स। मर्चेंट्स क्लास वो वीकर थी ट्रेडर्स के मुकाबले में। इटली के अंदर जो हमारे पास फ्लोरेंस और वेनिस के अंदर ये क्या आ गए थे, ट्रेडर्स आ गए थे। और ट्रेडर्स वो बहुत इम्पावर थे। उन्होंने आकर जो स्ट्रक्चर दिया था इटालियन स्टेट का, उसको वहाँ पर जो सिस्टम था वो मर्चेंट सिस्टम था, यानी कि वहाँ पर कंट्री के अंदर एक ही रूलर था, वो ही उसको कंट्रोल करता था। दूसरी जो रीज़न थी वो ब्लैक डेथ एंड पॉपुलेशन डिक्लाइन। 14th सेंचुरी में ब्लैक डेथ हुई थी, उससे पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी। तो 1/3 पॉपुलेशन जो थी वो तबाह हो गई थी। इनमें से बहुत जो कम लोग बचे थे उनको आज़ादी मिल गई थी, वो उनको फ्रीडम मिल गई थी कि वो जो भी करना चाहें कर सकते हैं। क्योंकि ये कुछ लोग जो बचे थे वो बहुत क्रिएटिव थे और उनको फ्रीडम इसलिए दी गई थी, वो सोचते थे कि अगर इनको भी फ्रीडम ना दी गई तो कहीं ये लोग भी मर ना जाएं या इनको कुछ हो ना जाए और हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ जाएगा इसकी वजह से, इसलिए उन्होंने उनको फ्रीडम दे दी थी। इसलिए उस टाइम पीरियड पर इटली में रेनेसां आया ड्यू टू फ्रीडम। और एक और जो मेन काज थी उसकी डिस्कवरी ऑफ ग्रीक लिटरेचर। हुआ क्या था, हुआ ऐसा था, जो इस्तांबुल है वहाँ पर, जिसे हम कुस्तुनतुनिया भी कहते हैं, खिलाफत उस्मानिया के टाइम पीरियड पे इस्तांबुल को मुसलमानों ने फतह कर लिया था। तो मुसलमानों ने वहाँ पर क्रिश्चियन पोप थे
जो वहाँ पे मुसलमानों ने फतह जब कर लिया था, तब वहाँ पर जो क्रिश्चियन पोप थे और स्कॉलर्स थे वो इस जगह को छोड़कर कहीं वहाँ से चले गए। तो वो लोग कहाँ गए थे, ये वो यूरोप में, कहीं भी यूरोप में जो है वो इर्द गिर्द पूरे यूरोप में फैल गए थे। लेकिन जो ज़्यादातर स्कॉलर्स थे वो जो ये क्या कहते हैं, इटली की, जो मैंने आपको 2 जगह बताई थी, फ्लोरेंस और वीनस, वहाँ पर ये लोग आ गए थे और वहाँ वो अपने साथ क्या लाए थे, अपनी जो उनकी ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट थी वो अपने साथ लेकर आए थे। और वो फ्लोरेंस और वीनस में क्यों आए थे, क्योंकि तुर्की के करीब ही इटली था। और जो इस्तांबुल था उस वक्त पर, उस टाइम पर उनकी लैंग्वेज वो ग्रीक थी, तो इस टाइम पर जो लिटरेचर लिखा गया वो ग्रीक लिटरेचर था। तो जो वहाँ पर इटली के लोग थे उनमें अपने पास को पढ़ने का शौक पैदा हो गया, ग्रीक लिटरेचर को पढ़ने का शौक उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब उन्होंने इसको पढ़ना शुरू किया तो उस एज के अंदर रिवाइवल आ गया, रीबर्थ ऑफ लर्निंग पैदा हो गई। अच्छा, तो आगे क्या था, इटली में 3 ग्रेट आर्टिस्ट थे। एक था लियोनार्डो दा विंसी, ये 1452 में पैदा हुए थे और 1519 में उनकी डेथ हो गई थी। ये क्या करते थे, ये अपने आइडियाज़ को छुपाने के लिए वर्ड्स को उल्टा लिखा करते थे। और लोग क्या करते थे, लोग मिरर में देखकर पढ़ सकते थे कि उन्होंने आखिर लिखा क्या है। दूसरे थे माइकल एंग्लो, ये 1475 से लेकर 1564 तक रहे। ये जो ये पेंटर भी थे और स्कल्पचर भी थे। उसके बाद हमारे पास रैफल ये आ जाते हैं। इन तीनों की राइटिंग में पता क्या बात थी, बेसिकली इनके जितने भी उस वक्त इन्होंने जो राइटिंग लिखी, ये क्या थी, जो इतने भी क्लासिकल आर्ट उस वक्त लिखे गए थे, ये उनको क्या करते थे, कॉपी करते थे। जितने भी वर्क थे ग्रीक के और रोमन्स के, उनको ये कॉपी करते थे। इन्होंने इतना उनको कॉपी किया, इतना किया कि ये खुद ही बहुत अच्छे राइटर बन गए, बहुत अच्छा लिखना इन्होंने शुरू कर दिया। इसके अलावा इस एज के अंदर पेपर और प्रिंटिंग रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हो गई थी। और इसके अलावा आपको मैंने पहले भी बताया कि इस एज में ह्यूमनिस्ट लिटरेचर भी स्टार्ट हो गया था। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि उनका मेन फोकस जो था वो वर्ल्ड अफेयर पर था। और उस मूवमेंट को, ह्यूमनिज्म मूवमेंट को जिन लोगों ने शुरू किया था वो थे फ्रांसिस्को, डेंटे और बोकैक्यू। ये 3 थे जिन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। फिर इसके बाद यूरोप में भी ये मूवमेंट फैल गई थी। इस मूवमेंट का जो मेन इंटरेस्ट था वो यही था कि प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ठीक हो गया। जब इसके बाद रेनेसां जो है वो पीरियड, ये हर जगह फैल गया था, यूरोप में भी फैल गया था। इंग्लैंड में जब ये आया तब इस टाइम पीरियड पर ट्यूडर डायनेस्टी चल रही थी। हेनरी 8 उस वक्त किंग थे। और उसी टाइम पे जब ह्यूमनिज्म मूवमेंट चल रही थी तो उस टाइम पीरियड पर जो सर थॉमस थे वो ह्यूमनिज्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी यूटोपिया, ह्यूमनिज्म पर ही बेस्ड करती थी। इसके बाद 1558 में हेनरी 8 की बेटी थी एलिजाबेथ, वो क्वीन बन गई थी। जब वो क्वीन बनकर इंग्लैंड आई तो उसके साथ ही जो प्रोटेस्टेंट थे वो भी वापस आ गए थे। स्पेन ने इंग्लैंड पर अटैक किया था, इंग्लैंड ने स्पेन को हरा दिया था और इसी के साथ ही जो इंग्लिश रेनेसां आया था और इसके अंदर जो लिटरेचर है उसको फोकस किया गया था। इसलिए हम इस एज को एज ऑफ एलिजाबेथन पीरियड भी कहते हैं और इसको हम एज ऑफ शेक्सपियरियन भी कहते हैं। एज ऑफ शेक्सपियरियन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे ग्रीक के ये जो राइटर थे शेक्सपियर, ये ग्रीक ट्रेजेडी लिखते थे, बहुत ज़्यादा मशहूर थे, तो इसलिए हम इसको ग्रीक एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं। इसके साथ ही हमारा रेनेसां पीरियड जो है वो ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।